नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो हम लोग जानेंगे कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध कब, कहां और क्यों हुआ। आखिर क्यों पाकिस्तान हर बार मुंह की खाने के बाद और किन कारणों से भारत को चुनौती देता आ रहा है, इन्हीं सब के बारे में हम पर्दाफाश करेंगे। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों ने भारत के 2 टुकड़े किए थे और दुनिया के नक्शे में एक और नया देश उभर के आया था जिसका नाम दिया गया पाकिस्तान। लेकिन अंग्रेज जाते जाते भारत को एक ऐसा जख्म दे गए जो नासूर बन गया। तो बने रहे हमारे वीडियो में अंत तक। पाकिस्तान का जन्म होने वाला 15 अगस्त 1947 को भारत पूर्ण रूप से तो आज़ाद हो गया था, लेकिन कश्मीर नाम का एक ऐसा राज्य जो भारत के लिए सरदर्द था, क्योंकि उन्होंने भारत में विलय करना चाहता था और न ही पाकिस्तान में। वो स्वतंत्र रहना चाहता था और वहाँ का राजा सिंह थे। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान के आर्मियों ने कबालियों के वेश में जम्मू और कश्मीर पर धावा बोल दिया। ये सब देखकर राजा सिंह चौंक गए और वे भारत से मदद मांगे। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। वे मदद करने के लिए रेडी हो गए, लेकिन उन्होंने एक कंडीशन रखी कि अगर हम आपकी मदद कर रहे हैं तो आपको भारत में विलय करना होगा। और वे राजा सिंह इस पे रेडी हो गए, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा चारा था नहीं, और वे साइन कर दिए। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर के बहुत से इलाके को कब्जा कर लिया था। वैसे तो सदियों से जम्मू और कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा रहा है। भारत अपने सैनिक भेज कर उन्हें रोका ही नहीं, बल्कि उनको मुंहतोड़ जवाब दिया और एक युद्ध कई दिनों तक चलता रहा है। 21 अप्रैल 1948 में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने रेजोल्यूशन 47 पारित किया और एरोसी लाइन ऑफ कंट्रोल बना दिया, और 1 जनवरी 1949 में यूनाइटेड नेशन के हेल्प से इस युद्ध का विराम हुआ, जिसे हम प्रथम कश्मीर युद्ध के नाम से जानते हैं। 1965 पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु होने के बाद भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उभर के आते हैं भारत के मिस्टर लाल बहादुर शास्त्री। भारत अपने विकट परिस्थितियों से जूझ रहा था और भारत में चारों ओर भूखमरी छाई हुई थी। इन्हीं सब कंडीशन को देखते हुए पाकिस्तान ने मौका का फायदा उठाया और गुजरात के कच्छ में बलवंत राय मेहता का जहाज को मार के गिरा दिया, जो उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री थे। और उनके जवाबी कार्रवाई में भारत जब मारना उनको शुरू किया तो भागने लगे और कच्छ में पूरे लाशों के ढेर हो गए और वे कच्छ छोड़ के भाग गए। जब उनको कच्छ में कुछ नहीं मिला तो इधर जम्मू और कश्मीर में ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू किया और इस ऑपरेशन के तहत मजहब को मुद्दा बनाकर विद्रोह किया और हमारे सैनिकों को टारगेट करने लगे, और इस तरह से शुरू हुआ 1965 का वार। पाकिस्तान के पास उस समय के एडवांस टेक्नोलॉजी वाली विमानें थी, टैंक थे, पर कमी थी केवल उनकी बुद्धि की, और वो था हमारे भारत के पास। और हमारे सैनिकों ने जिस तरह से बुद्धिमत्ता और बहादुरी दिखाई, 6 सितंबर 1965 को लाहौर और सियालकोट पर भी कब्जा कर लिया और वहाँ पर तिरंगा झंडा फहरा दिया। ये होती है बहादुरी। पाकिस्तान के एडवांस वेपन को टक्कर देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं था, फिर भी हमने सियालकोट और लाहौर पर कब्जा कर लिया। ये देखकर अमेरिका भी चौंक गया। जम्मू और कश्मीर में मात खाने के बाद वे राजस्थान में अपना पैटर्न टैंक लेकर घुस गए और वहाँ पे हमारे भारत की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे वीर अब्दुल हमीद। वीर अब्दुल हमीद ने सबसे पहले उनके एडवांस टेक्नोलॉजी वाले पैटर्न टैंक को ही उड़ा दिया, लेकिन इस युद्ध में वे वीर गति को प्राप्त हुए और यहाँ पर हमारे सैनिकों ने उनके 100 से भी अधिक टैंक को जला दिया, और ये युद्ध कुछ दिनों तक कंटिन्यू चलता ही रहा। इस युद्ध के बाद उज्बेकिस्तान में ताशकंद समझौता सोवियत संघ के प्रभाव से हुआ और दोनों देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट यूसुफ खान ने साइन किए, और साइन करने के बाद ही लाल बहादुर शास्त्री जी का उज्बेकिस्तान में ही निधन हो गया, और वे अब तक के भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जिनका निधन विदेश में हुआ, क्योंकि इस समझौता में यह लिखा था कि आपके द्वारा किए गए कब्जे को छोड़ना होगा। हजारों की संख्या में हमारे जवान शहीद होने के बाद मात्र एक साइन से अपने सैनिकों को वापस बुला लेना, ये सब चीज़ सोच करके लाल बहादुर शास्त्री का हार्ट अटैक आया और वहीं पर देह त्याग दिए। अब साल आता है 1971। दुनिया की सबसे बड़ी हार हुई थी पाकिस्तान की। मात्र 2 सैनिक ने मिलकर पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को घुटने टेकवा लिए थे। आखिर कैसे, तो बने रहे हमारे वीडियो में अंत तक। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद पाकिस्तान को 2 भागों में बांटा गया। पहला पश्चिमी पाकिस्तान और दूसरा पूर्वी पाकिस्तान, जिसे हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। 1970 में पूर्वी पाकिस्तान के शेख मुजीबुर रहमान प्रधानमंत्री का चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान के आर्मी उनको शपथ ही दिलाने नहीं दे रहे थे। तो शेख मुजीबुर रहमान ने 7 मार्च 1971 में एक भाषण देते हैं कि हम पूर्वी पाकिस्तान को एक अलग देश बनाएंगे जिसका नाम रहेगा बांग्लादेश। इस भाषण के बाद उनको 25 मार्च 1971 में पश्चिमी पाकिस्तान के आर्मी उन्हें बंदी बनाकर जेल में डाल देते हैं और जुल्म करना चालू कर देते हैं, विद्रोह करना चालू कर देते हैं।
वहाँ के आम नागरिकों और औरतों को टारगेट करते हैं। और पूर्वी पाकिस्तान का आर्मी पश्चिमी पाकिस्तान के आर्मी से लड़ने के लिए एक आर्मी तैयार करती है जिसका नाम रहता है मुक्ति वाहिनी, द फोर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। और यहाँ पर इंडियन आर्मी की कंट्रीब्यूशन आती है, क्योंकि गोरिल्ला वारफेयर में इंडियन आर्मी मुक्ति वाहिनी को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती है और मुक्ति वाहिनी गोरिल्ला ऑपरेशन के तहत पाकिस्तानी आर्मी से युद्ध करने लगती है। यहाँ पर पश्चिमी पाकिस्तान की आर्मी पूर्वी पाकिस्तान पर इतना कहर बरसाते हैं कि लाखों लोगों को बेरहम तरीके से काटने लगते हैं, मारने लगते हैं। और पूर्वी पाकिस्तान पर इतना कहर बरसाते हैं कि वहाँ से लोग पलायन करने लगते हैं। उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को ये सब देखा न गया और वे मालिक साहब से युद्ध करने के लिए बोल देती हैं, जो भारत के जनरल थे। लेकिन मालिक साहब मना कर देते हैं, क्योंकि उस समय पूरी भारत की क्लाइमेट कंडीशन बहुत खराब रहती है, तो कुछ दिन का समय मांगते हैं। और इंदिरा गांधी बोल देती हैं कि आपको जब मौका हो तब कार्रवाई शुरू कीजिए। भारत की तरफ से 2 स्ट्रेटेजी थी कि हम लोग पश्चिमी पाकिस्तान की ओर डिफेंसिव रहेंगे और पूर्वी पाकिस्तान की ओर ऑफेंसिव रहेंगे। इतने में पश्चिमी पाकिस्तान की ओर से ऑपरेशन चेंगिस खान के तहत 3 अप्रैल 1971 को भारत पर हमला बोल देता है। पश्चिमी पाकिस्तान की ओर मात्र हमारे 120 सैनिक थे और 120 सैनिक मिलकर उनको इतनी बुरी तरह से धोते हैं। हालांकि हम लोग इधर डिफेंसिव थे तो उनको इतनी बुरी तरह से धोते हैं। तो सोचिए हम लोग पूर्वी पाकिस्तान की ओर ऑफेंसिव थे तो उनकी क्या हालत की होंगे। बताते हैं आपको, ढाका में उनको चारों तरफ से घेर कर उनको वार्निंग दी जाती है कि अगर आप आधा घंटे के अंदर सरेंडर नहीं किए तो आपको क्या हश्र करेंगे सर आप जानते हैं। और उन्होंने घुटने टेक दिए। हमारे भारत के मात्र 2 सैनिक शहीद हुए थे और पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को सरेंडर करवाए थे। दुनिया की सबसे बड़ी हार हुई थी पाकिस्तान को और दुनिया के सामने एक और नया देश बन के आया जिसका नाम था बांग्लादेश। और आज भी शेख मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना वहाँ के प्रधानमंत्री के रूप में है। और भारत ने जिस तरह से वादा किया था बांग्लादेश को आज़ाद करेंगे, वो अपना वादा पूरा किया। और चलिए जानते हैं अब तक के भारत और पाकिस्तान के आखिरी युद्ध के बारे में। वार इन 1999, इस युद्ध को कारगिल युद्ध के नाम से जानते हैं। आज तक के जितने भी युद्ध हुए सबसे घातक युद्ध था ये। जीत लगभग असंभव थी, फिर भी असंभव को संभव बनाने वाले उन 529 जवानों को मेरा नमन है। 19 फरवरी 1999 को अटल बिहारी वाजपेयी, जो उस समय के भारत के प्रधानमंत्री थे, वे पाकिस्तान दौरे पे शांति समझौता के लिए जाते हैं और पाकिस्तान भी उनको लॉयल तरीके से सम्मानित करता है। 21 तोपों की सलामी दी जाती है, लेकिन क्या पता था इन्हीं तोपों से हमारे वीर जवानों को आहुति दी जाएगी। भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ था कि कश्मीर के कारगिल जिले में भीषण ठंड पड़ने के कारण अपने अपने पोस्ट से वापस चले हैं और क्लाइमेट नॉर्मल होने के बाद अपने पोस्ट पर वापस आ जाएं। और भारत ऐसा ही करता है, लेकिन पाकिस्तान की सेना वापस न जा करके भारत के सभी खाली पड़े पोस्टों को कब्जा कर लेती है। अब दिन आता है 3 मई 1999, एक याक चरवाहे ने पाकिस्तानी सेना को बंकर बनाते हुए देख लेता है और इस खबर को भारत की सेना से बता देता है। और इस खबर को सुनने के बाद 5 मई 1999 को भारत की सेना अपने वीर जवानों को पेट्रोलिंग के लिए भेज देती है और हमारे वीर जवानों को पहाड़ों के बीच में चोरी छुपे गोली मार देते हैं और वे वहीं पर शहीद हो जाते हैं। 9 मई को तोप के गोले से हमारे मेन कारगिल जिले के इम्यूनेशन डिपो, जहां गोला बारूद रखने का जगह होता है, उसको ही उड़ा देते हैं, जिससे हमारे भारत को 120 करोड़ से ज्यादा की क्षति होती है। पाकिस्तान का प्लान यह था कि श्रीनगर से लेह तक के हाईवे पर कब्जा करके पूरे सियाचिन पर कब्जा करना, क्योंकि इस हाईवे को कब्जा करने के बाद सियाचिन पर कब्जा करना बेहद आसान हो जाता। और इस हाईवे के ठीक ऊपर वे लोग पहाड़ों में कब्जा करके बैठ गए थे और हाईवे पर आने वाले हमारे सैनिकों को एक्यूरेट निशाना लगा के मारते थे। श्रीनगर और सियाचिन तक का कनेक्शन लगभग टूट गया था और भारत की तरफ से ऐलान हो गया ऑपरेशन विजय के तहत उनको किसी भी तरह से यहाँ से खदेड़ना होगा। ऐसे में हमारे सैनिकों को बहुत से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि वो ठीक हमारे ऊपर थे और हमारे सैनिकों को एक्यूरेट निशाना लगा करके मारते थे और हमारे हाथ कुछ नहीं आ रहा था सिवाय हमारे जवानों को शहीद होने के। ऐसे में प्लान बनाया गया कि चोटी को चारों तरफ से घेर के उस पर चढ़ाई करने के बाद उसको कब्जा किया जाए। हालांकि ये हमारा प्लान सक्सेस भी हुआ। पहले छोटे छोटे पोस्ट को कब्जों से हटाया गया और लास्ट में सबसे बड़े कब्जे 26 जुलाई 1999 को टाइगर हिल पर कब्जा करके तिरंगा लहराया गया और हम प्रत्येक 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के नाम पर सेलिब्रेट करते हैं। ये थी हमारे वीर जवानों की वीर गाथा। यही सब पाकिस्तान सबक सीख करके सामने से वार न करके धर्मवाद, जिहाद व आतंकवाद का सहारा लेता है, चाहे वह मुंबई हमला हो या फिर हो पुलवामा अटैक। ऐसे कई बड़े बड़े आतंक हमला के पीछे पाकिस्तान का हाथ जरूर रहा है। इस पे ज्यादा न चर्चा करके हम अपने वीडियो के यहीं विराम करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय।